हेलो गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लाइट साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट के बारे में। इसके पहले मैंने आपको 2-3 क्लास लिया हुआ था जिसमें कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति में चलती है तो 5 कंडीशन फॉलो करती है। मतलब दोहरी प्रवृत्ति में चलती है तो एक तो तरंग फॉर्म में चलती है और एक आपका मैंने बताया था कि एक तो तरंग के फॉर्म में चलती है, एक कण के फॉर्म में चलती है। तो जब प्रकाश तरंग के फॉर्म में चलती है तो टोटल 5 कंडीशन वहाँ पे घटती है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का प्रकीर्णन और उसी क्रम में जब कण के रूप में चलती है तो क्राम्पटन प्रभाव। और वो जो क्राम्पटन प्रभाव है ये जो है कण के फॉर्म में चलती है तो ये घटना घटित होती है। इसी क्रम में मैंने इसके पिछले की क्लास में आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तन के बारे में बताया था, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। बाकी आपका गोलीय दर्पण और उसके बाद समतल दर्पण से जितने प्रश्न बनने की उम्मीद थी, समतल दर्पण, आपका गोलीय दर्पण में 2 दर्पण के बारे में मैंने बताया। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है? टोटल 6 प्रकार से। कौन-कौन सी कंडीशन, कब वास्तविक बनता है, कब आभासी बनता है, मैंने पूरा का पूरा चीज़ों को एक फिगर के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। तो जो लोग को पिछला क्लास नहीं देखे हैं जो लोग, तो वो जाकर उसको प्रकाश के प्रकाश के गुण जो है लाइट लाइट का जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है, तो वहाँ से जाकर आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी आज हम इसका प्रकाश का जो चौथा गुण मैंने बताया था कि तरंग के फॉर्म में चलती है तो उसकी चौथी गुण थी कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, किसको किसको कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, उन सभी चीज़ों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। और ये घटना जब प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति में तरंग के फॉर्म में चलती है, तरंग के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में चलती है, तब प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना घटित होती है। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने का एक ही तरीका है, जैसे इसके पहले मैंने बताया था कि जब अपवर्तन की घटना होगी तो जैसे ही आपसे अपवर्तन की घटना आए, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि धोखा देना। और धोखा कैसे देना, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से उसको हम किस तरह से समझेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से मैंने उन सभी चीज़ों को वहाँ पे कवर कराया हुआ था। इसी तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकीर्णन का मतलब होता है कि बिखराव। जहाँ पर आपसे बिखराव, जैसे कि आपको लगे कि वो आपसे प्रश्न में बिखराव की बात कर रहा है तो आप तुरंत प्रकाश के प्रकीर्णन को टिक कीजिए। अगर आपसे पूछे कि रंगों की बात करें तो तुरंत आप इसको प्रकाश के प्रकीर्णन को टिक कीजिए। आगे हम समझेंगे कि इसका जो मैंने अभी बताया कि बिखरना और रंग के बारे में प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या संबंध है, तो इसको हम लास्ट में बताएँगे आपको। तब पहले चीज़ों को पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे मैं बताऊँगी कि कैसे इन सभी चीज़ों को वहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो जब प्रकाश किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे-छोटे धूल कण से टकराकर इधर-उधर बिखर जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे कि अभी इसके पहले की क्लास में मैंने बताया था कि प्रकाश आपका सीधी रेखा में चलती है और ऐसे ही कुछ धूल के कण आते हैं बीच-बीच में, वायुमंडल में ढेर सारे धूल के कण होते हैं। इससे टकराने के बाद प्रकाश जो है वो फैल जाती है। प्रकाश फैल जाती है तो जो प्रकाश के इस बिखराव की घटना को, इस फैलने की घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में 2 कंडीशन होती है कि प्रकीर्णन कम कब होता है और प्रकीर्णन ज़्यादा कब होता है प्रकाश का। तो जब चाल मैक्सिमम होती है, प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है, तो उस समय आपका जो प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो आपका कम होता है। और जब चाल कम होती है तो स्कैटरिंग अधिक होती है, प्रकीर्णन अधिक होता है। किस प्रकार से चाल का इफ़ेक्ट पड़ता है प्रकीर्णन पे? जैसे कि आप कोई वाहन चला रहे हैं, मान लीजिए आप कोई बाइक चला रहे हैं और फुल स्पीड से बाइक को 120 की स्पीड से आप चला रहे हैं, तो कोई भी आपका ऊँचा-ऊँचा पहाड़ है, मतलब छोटी-छोटी जो भी ईंटें, कंकड़ जो भी चीज़ें आती हैं, हम उस पे उसको कुदाते हुए फ़ोर्स में निकल जाते हैं और वहाँ पे हमारी जो बाइक है,
वो जैसे ऐसा हमें फ़ील होता है कि वो बहुत ही कम उछला या फिर जो भी कुछ किया हम फटाक से निकल गए। हमारा वहाँ पे डगमगाने की कंडीशन थोड़ी कम हो गई। लेकिन अगर वहीं पे हमारी स्पीड जो है कम रहेगी, अगर हम बाइक को 20 की स्पीड में लेके जाएँगे और छोटे-छोटे ढेर सारे कंकड़ हैं, उस पे हमारी बाइक ऐसे बिखरती हुई, ढंगलाती हुई, लुढ़कती हुई कुछ इस प्रकार से आगे जाएगी। तो जितना हमारी स्पीड कम रहेगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी बाइक क्या करेगी, जंप करेगी, ढंगलाएगी, लुढ़केगी। इसी प्रकार से अगर आपकी स्पीड कम है, तो प्रकीर्णन अधिक होगा। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो प्रकीर्णन कम होगा। इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझिएगा। प्रश्न इस तरीके से भी पूछता है कि किसी भी माध्यम में जाते टाइम जैसे कि आपका प्रकाश जो है वो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश की आवृत्ति बदल जाती है, प्रकाश का आयाम बदल जाता है, सॉरी प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है जबकि प्रकाश का आयाम, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, प्रकाश का चाल ये तीनों जो हैं वो बदल जाती हैं। इसी प्रकार चाल अगर अधिक है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा, चाल कम है तो प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होगा। आगे देखते हैं कि लॉर्ड रैले नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि अगर हम रेलवे क्रॉसिंग जैसे कि क्रॉसिंग पर जो सिग्नल होता है, जब क्रॉसिंग बंद होती है तो रेड कलर ही क्यों लगाए जाते हैं और कोई कलर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो रेड कलर है, लाल रंग है, उसका फैलाव बहुत कम होता है। जब उसका फैलाव कम होगा इस तरीके से, तो वो काफ़ी दूर से भी उस रंग को हम देख सकते हैं। इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, जबकि इसी लाल रंग का अगर पूछे कि प्रकीर्णन होता है कितना, तो सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आगे है कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य के प्रकीर्णन के कारण लाल रंग का दिखाई देता है। देखिए इसके पहले भी मैंने बताया कि जहाँ पे रंग की बात हो, जहाँ पे बिखराव की बात हो, वहाँ पे आपको तुरंत क्या लगाना है? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछता है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पे लाल रंग की बात की गई तो प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। आगे दिया है कि समुद्र का जल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला रंग का है। यहाँ पे फिर रंग की बात की गई तो प्रकीर्णन के कारण ही नीले रंग का दिखाई देता है और पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा से देखने पर काला दिखाई देता है। जहाँ भी आपसे रंग की बात करें तुरंत आपके दिमाग में स्कैटरिंग आना चाहिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही आना चाहिए। आगे है कि धुंध या कोहरा में प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण प्रकाश दूर तक नहीं फैल पाता है। जैसे कि कोहरे में ढेर सारे धूल के कण कोहरा में धुंध में रहते हैं, तो प्रकाश इससे आता है और इसके टकराव के कारण इसका फैलाव ज़्यादा दूर तक हो जाता है, इसलिए आगे तक कम दिखाई देता है। तो धुंध और कोहरे में प्रकाश जो है वो ज़्यादा दूर तक क्यों नहीं दिखाई देता है, क्यों नहीं फैल पाता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। इतनी घटनाएँ जो हमारे दैनिक जीवन में घटती हैं, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो यहाँ से आपका जो प्रकाश का प्रकीर्णन है सिर्फ़ इतना ही है। आपसे प्रश्न कहाँ से किस भी प्रकार से पूछे सिर्फ़ आप याद रखिएगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हमें जहाँ रंग पूछे वहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जहाँ आपसे बिखराव की बात पूछे वहाँ पे आप तुरंत स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। आगे है कि पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आप एक टैग वर्ड इसका याद रखिएगा कि जहाँ भी चमकने शब्द की बात आए जैसे कि मृग मरीचिका चमकती है तो क्यों चमकती है? इस तरीके से जहाँ पे चमकने का सेंस आए वहाँ पे तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात वो पूछ रहा है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या-क्या है। एक होता है क्रांतिक कोण। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में बना बना वह आपतन कोण
क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है। इसे क्रांतिक कोण तथा इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए ये आपका 2 माध्यम है, ये आपका अभिलंब है और अगर ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। वहीं अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है और अभिलंब से दूर हटने के क्रम में जब इसका मान इतना हद तक दूर हट जाती है कि इसका मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ये है आपके क्रांतिक कोण का कि जब प्रकाश आ रहा था तो जाना चाहिए था, इस तरीके से आ रहा था, जाना चाहिए था इसको इस तरफ, लेकिन ये जो है अभिलंब से इतनी ज़्यादा दूर हट गई कि इसका मान बढ़ते-बढ़ते 90 डिग्री तक पहुँच गया, तो इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। आगे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। जब ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण तो 90 डिग्री यहाँ है, जब इससे भी अधिक हो जाता है क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण के मान से भी परावर्तन कोण का मान अधिक हो जाता है, तो उस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कुछ इसको फिगर से देखिए कि मान लीजिए ये आपका एक फिगर है, ये आपका अभिलंब है, तो प्रकाश इस तरीके से आ रही है सघन माध्यम से, ऊपर सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम है। तो जब सघन माध्यम से आ रही है तो उसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने के क्रम में वो जो है अभिलंब से दूर हटने लगी, अभिलंब से इतनी दूर हट गई कि क्रांतिक कोण की मान C पर जब वो आई तो ये क्रांतिक कोण कहलाया, लेकिन क्रांतिक कोण के मान से और भी ज़्यादा अगर ऊपर चली गई और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसको देखते हैं कि दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कौन-कौन सी होती है। इसके पहले मैंने आपसे तुरंत बताया कि जहाँ भी चमकना शब्द आए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आपको तुरंत क्या लगाना है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जहाँ पे रंग की बात आए, आपको क्या लगाना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। जहाँ पर आपसे वो पूछे तुरंत तो आपको प्रकाश का प्रकीर्णन लगाना है, और जहाँ पे आपसे चमकना की सेंस आए कि हीरा क्यों चमकता है, जैसे देखिए हीरे का चमकना क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच में पड़ी दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। जल में पड़ी परखनली का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का बनना या फिर मृग मरीचिका का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो जहाँ जहाँ आप चमकता हुआ वर्ड देखिए, आपके दिमाग में तुरंत आना क्या चाहिए? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको इसी तरीके से आप भी याद कीजिएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आप जब जब याद करेंगे, आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल जाएंगी कि कब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, कि प्रकीर्णन है, कि विवर्तन है, या फिर प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन है। हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें फिट नहीं हो पाती हैं। इनको फिट करने का एक ही उपाय है, चमकना आया तो तुरंत पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रंगों की बात आई, बिखराव की बात आई तो प्रकाश का प्रकीर्णन, और अगर वहीं धोखा देने का सेंस आया तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। इसी क्रम में अगर परावर्तन की बात आए तो परावर्तन का तो सीधा सीधा है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो परावर्तन तो सबको पता है, लेकिन आपसे प्रश्न यहीं से बनेगा। आगे कुछ पॉइंट है कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है, प्रकाशिक तंतु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, प्रकाशिक तंतु शरीर के आंतरिक भाग का परीक्षण करने में प्रकाशिक तंतु का प्रयोग होता है। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में भी प्रकाशिक तंतु का प्रयोग होता है। दूर संचार में तथा प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने साइंस के जो लाइट चैप्टर की जितनी भी चीज़ें थी उसको एक कॉन्सेप्ट की तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में करके सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया। अभी आपका एक पॉइंट रह गया है
इसके रंगों के बारे में, रंगों में कौन प्राथमिक रंग है, कौन द्वितीयक रंग है और लेंस के बारे में, इन 2 चीज़ों के बारे में आपका अभी रह गया है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जिन लोगों ने इसकी पहली ही क्लास नहीं देखा है, जो आपका अपवर्तन, परावर्तन है, बाकी जो चीज़ें हैं, प्रकाश के गुण से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका जो है पार्ट 1 में प्रकाश के गुण के बारे में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उन सारी चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। और ये जो सेशन है वो 6, 7, 8 के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 9, 10 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी वनडे एग्ज़ाम में तो बेसिकली आपसे सिर्फ ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि दैनिक जीवन में इसका क्या प्रयोग होता है, चाहे कोई भी प्रकाश का कोई भी गुण हो, चाहे वो अपवर्तन हो, चाहे परावर्तन हो, दैनिक जीवन में क्या-क्या घटनाएँ घटती हैं, उसी से रिलेटेड आपके वनडे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो हम वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहाँ पे हमें लगाना है अपवर्तन, कहाँ पे हमें लगाना है परावर्तन। तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया है कि अपवर्तन कब होगा, परावर्तन कब होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन कब होगा। तो इसी क्रम में मैंने सारी चीज़ों को आपके सामने पेश किया है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन बाकायदा किया है और आप भी कोशिश किया कीजिए कि साइंस को, फिज़िक्स को अपनी लाइफ़ से ऐड करके पढ़िए। अगर आप उसको अपनी लाइफ़ से ऐड करके पढ़ेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी और आपके माइंड में वो सारी चीज़ें फिट भी होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको रंगों के बारे में बताना है और लेंस के बारे में बताना है। तो इन 2 टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।